वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आधुनिक भारत की सीरीज चली है। आधुनिक भारत का इतिहास हम यहाँ पर पूरा पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 18वीं शताब्दी में या फिर जब ब्रिटिश भारत में आए तो उस समय भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इसके बारे में हमने जाना था। या फिर जब मुगलों का पतन हो गया तो उस समय भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या रही। उसके बाद हम अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और ये टॉपिक है कला, स्थापत्य और संस्कृति। यानी कि ब्रिटिश काल के समय हमारा आर्ट कैसी थी, हमारा आर्किटेक्चर कैसा था, कल्चर कैसा था, संस्कृति कैसी थी, स्थापत्य क्या कहाँ पर था और कला कैसी थी। ठीक है, तो हमेशा से ही भारत जो है अपनी संस्कृति और स्थापत्य और कला के लिए जाना गया है। हमारी संस्कृति काफ़ी धनी रही है, काफ़ी रिच रहे हैं हम संस्कृति में। स्थापत्य, वास्तुकला की चाहे बात की जाए, सब हमारा बहुत अच्छा रहा है। और कहीं ना कहीं जब बाहरी लोग आए, जैसे मुगल भी आए और अरबी फारसी कला का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, तो बाहर से भी जो लोग आए उनकी कलाओं का भी भारत में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता गया। और देखते ही हैं आप, स्थापत्य में तो अधिकांश तौर पर देखा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश कला का तो प्रभाव, ब्रिटिशों ने तो काफ़ी कुछ बसाया, तो ब्रिटिश के काफ़ी सारे स्थापत्य भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी जो कलाएं हैं उनका भी भारत में लगातार प्रभाव पड़ता रहा है और उसका आप देख सकते हैं स्थापत्य में भी आपको कहीं ना कहीं देखने मिल ही जाता है। मंदिरों में, चाहे मंदिर हो चाहे आप चर्च देखें, तो सभी पर आप कहीं ना कहीं इफेक्ट देखते हैं फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का भी, और बाहरी और जो शक्तियाँ भारत में रहीं। तो इस समय क्या था कि मुगलों के कमज़ोर पड़ने से प्रतिभाशाली कलाकार नवस्थापित राज्यों का संरक्षण लेने के लिए जाने लगे। लखनऊ में आसफ उद्दौला ने 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा बनवा दिया था। तो इनके द्वारा कई सारी चीज़ें बनवाई गई थी मुगलों के द्वारा, जैसे कि ताजमहल आप देखते हैं और कितने सारे जो हैं मकबरे वगैरह हैं, ये सब इनके द्वारा बनवाए गए थे। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गुलाबी शहर बसाया। पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर को कहते हैं, और ये इनके द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह राजा थे ये। इसके अलावा इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाएँ भी बनवाई। इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। कहाँ कहाँ पर? एक दिल्ली में, एक जयपुर में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में। इसमें यहाँ पर 5 जगह पर निर्माण करवाया। अगर आप MCQ वाली सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये प्रश्न सॉल्व कर चुके होंगे। ये वाला प्रश्न भी आ चुका है और इससे भी प्रश्न आ चुका है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको जरूर तैयार करके रखें कि ये कौन कौन से पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थापत्य किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है ना। तो बड़ा इमाम बाड़ा अगर आपसे पूछ लें, आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। ऐसे ही और भी मुगलों के द्वारा कई सारे स्थापत्य बनवाए गए थे। इसके बाद केरल में पद्मनाभपुरम पैलेस अपने वास्तुशिल्प और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। इन केरल पद्मनाभपुरम पैलेस फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड मुरल पेंटिंग्स। यहाँ पर भित्ति चित्र भी काफ़ी अच्छे हैं। कांगड़ा और राजपूताना की चित्रकला विद्यालय प्रमुखता में आए। यहाँ पर चित्रकला की काफ़ी जो है अच्छी चीज़ें सामने आ रही थी। उत्तर भारत में उर्दू भाषा और काव्य का विकास भी होने लगा था। तो एक तरफ जहाँ पर कला और स्थापत्य भी बढ़ रहा था और दूसरी तरफ हमारा जो साहित्य है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। और साहित्य पर अन्य भाषाओं में भी, जैसे कि उर्दू भाषा, और इसका भी विकास होने लगा। उर्दू भाषा में आप सब गालिब का नाम सुनते ही हैं। मिर्ज़ा गालिब बहुत ही प्रमुख उर्दू कवि हैं। ठीक है ना। मीर सऊदा, नाजीर, ये सब उर्दू कवि हैं और ये उभर कर सामने आ रहे थे। दक्षिण में मलयालम साहित्य फल फूल रहा था। ठीक है, तमिल भाषा का भी विकास हो रहा था। और हीर रांझा की जो कहानियाँ सुनते हैं आप, जो पंजाबी भाषा में अधिकांश तौर पर रहती हैं, रोमांटिक महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं और ये भी, इसका भी विकास हो ही रहा था। तो उस समय भारत की कला, स्थापत्य, संस्कृति कुछ इस प्रकार से थी। ये हमने कुछ तथ्यों के तौर पर देखी। यहाँ पर हमने 18वीं शताब्दी या फिर कहें ब्रिटिश जब भारत आए उस समय की स्थिति को देखा। इसके बाद अगला टॉपिक है कि ब्रिटिश सरकार ने या फिर जो अंग्रेज हैं उन्होंने कैसे विस्तार की नीति अपनाई, कैसे एक एक करके विस्तार वो भारत में करते गए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं।
अब इसमें क्या है कि हर कोई अपना अलग अलग वर्णन करता है, अलग अलग तरीके से देखते हैं इतिहासकार इसको। अगर इसकी बात करें कि इन्होंने विस्तार की नीति अपनाई, क्यों विस्तार किया क्यों भारत में, तो इनको क्विक प्रॉफिट्स मिल रहे थे, कुछ इनके पर्सनल एम्बिशंस थे ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कुछ इनकी वैयक्तिक महत्वाकांक्षाएं भी थी जो प्रशासक थे उनकी। लालच तो था ही इनमें, ठीक है ना। और यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव में कुछ ऐसे कारक भी थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को उनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रवृत्त किया था। तो ये कहीं ना कहीं इनका लाभ भी इनको मिल रहा था, लालच भी मिल रहा था, ठीक है। और इनकी कुछ पर्सनल महत्वाकांक्षाएं, कुछ पर्सनल इनके एम्बिशंस भी बन चुके थे, जिसके कारण ये विस्तार करते गए। तो ये विस्तार की नीति इन्होंने अपनाई। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं जो ब्रिटिश को सक्सेस करते गए इंडिया में विस्तार के लिए? तो एक तो इनकी सुपीरियर आर्म्स थे, बेहतर हथियार थे इनके पास, ताकि जब वो भारत में लड़ रहे थे और भी जो लोकल शक्तियाँ थी उनसे लड़ रहे थे, मुगलों से लड़ाई हुई, मराठाओं से हुई, जाटों से युद्ध हुआ, तो इसमें ये जीत पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास बेहतर हथियार थे और इनकी मिलिट्री डिसिप्लिन थी, सैन्य अनुशासन था। भारत में तो जो राजा महाराजा हैं वो अपनी, कुछ राजा महाराजा तो बहादुर होते थे और युद्ध लड़ते थे, ठीक है, कार्यरत रहते थे, लेकिन कुछ बहुत ही विलासिता में लीन रहते थे, आलसी होते थे। तो इनके साथ ऐसा नहीं था, इनका सैन्य अनुशासन था, नागरिक अनुशासन था, सिविल डिसिप्लिन भी था, शानदार नेतृत्व था इनका, ब्रिलियंट लीडरशिप थी, ठीक है, विच डिड नॉट बॉदर अबाउट अडॉप्टिंग अनस्क्रपल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा वित्तीय शक्ति इनकी बहुत अच्छी थी, राष्ट्रवादी अभिमान इनको बहुत ज़्यादा था, नेशनलिस्ट प्राइड था, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी इनकी अच्छी थी, ठीक है। भारत में तो थोड़ा बहुत गरीबी भी थी और भारत बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर भी नहीं था। हम अपने ज़रूरत का सामान ही उगा पाते थे, कृषि भी ज़रूरत की आवश्यकता के अनुसार ही करते थे। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं, ये सारे कॉजेज़ हैं जिन्होंने ब्रिटिश को सक्सेस किया, सफल बनाया इंडिया के अंदर विस्तार करने में। और इन्होंने फिर धीरे धीरे करके बंगाल में विस्तार किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनकी दीवानी अधिकार इन्होंने ले लिए। बक्सर का युद्ध आप देखते ही हैं 1764 का, जहाँ पर अवध के नवाब एक तरफ थे, बंगाल के नवाब भी थे, साथ में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी थे और एक तरफ अंग्रेजी सेना बस थी, और इन्होंने जीत हासिल कर ली। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार इनको मिल गए। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, ठीक है। तो एक एक करके फिर उन्होंने मराठाओं को भी हराया। तो एक एक करके ये धीरे धीरे भारत में विस्तार की नीति को अपनाते गए। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉजेज़ वगैरह देखे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अंग्रेजों की बंगाल विजय। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे एक एक करके इन्होंने बंगाल पर विजय हासिल की और क्या सारी स्थितियाँ रहीं। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो हम एक साथ इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।